गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की। पिछले वीडियो में हमने समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण को पढ़ा था। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है? क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था क्या होती है? समान। और विषमांगी उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था क्या होती है? असमान। अब समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण किस प्रकार से होते हैं, इनकी क्रियाविधि क्या है, उसकी बात करेंगे आज हम। तो पहले देखते हैं हम समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। और समांगी उत्प्रेरण के लिए हम बात करेंगे समांगी उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया गया है, समांगी उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत, उसकी बात करें हम। देखो, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करके पहले क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। और ये माध्यमिक यौगिक फिर अन्य अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। कैसे? जैसे हम इसको समझते हैं, ये कोई अभिक्रिया है, ए कोई अभिकारक है, बी कोई अभिकारक है और X क्या है यहाँ पर? उत्प्रेरक। ठीक है, ए अभिकारक, बी अभिकारक, X उत्प्रेरक। और इस अभिक्रिया से बना है उत्पाद क्या? AB। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखिए अपन, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से इस अभिक्रिया को कैसे समझाया गया है। तो पहले तो क्या होता है? अभिकारक A उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके, ये जो उत्प्रेरक है पहले इस अभिकारक से क्रिया करके AX बनाता है। और ये जो AX है वो क्या है यहाँ पर? माध्यमिक यौगिक, इसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। और ये माध्यमिक यौगिक फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? दूसरे अभिकारक B से क्रिया करेगा। ठीक, यहाँ से ये X हट जाएगा और A और B के बीच में बॉन्ड बन जाएगा प्लस X। तो ये बन गया उत्पाद और उत्प्रेरक हो गया अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है इस सिद्धांत के अनुसार। समझ में आ गई बात? एक अभिकारक पहले उत्प्रेरक से क्रिया करके क्या बना रहा है? माध्यमिक यौगिक। और फिर माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है और उत्प्रेरक X अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण देखे थे, उसमें हमने एक उदाहरण देखा था कि SO2 गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके और SO3 बनाती है NO गैस की उपस्थिति में। सीसा कक्ष विधि में होता है ना ऐसा। SO2 क्या है? गैस प्लस O2 भी क्या है? गैस। और ये अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो भी क्या है? गैस। और उत्पाद बन जाता है क्या? SO3। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। अब माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा इसको समझें, इसकी क्रियाविधि को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभिकारक और उत्प्रेरक क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है ये उत्प्रेरक से क्रिया करके, उत्प्रेरक NO, ये गैस है और ये भी क्या है? गैस। ठीक है, तो उत्प्रेरक NO ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? पहले NO2। क्या बना लेता है? NO2 बना लेता है।
ठीक, ये बन जाती है NO2। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं हाफ O2 प्लस NO, ठीक, या हम इसको ऐसे लिखें O2 प्लस 2NO, एक ही बात है। तो ये बन गया NO2। ये NO2 क्या है यहाँ पर, माध्यमिक यौगिक। क्या है, माध्यमिक यौगिक। अब ये माध्यमिक यौगिक सेकंड स्टेप में अभिकारक SO2 से क्रिया करता है, SO2, और ये माध्यमिक यौगिक जो NO2 बना है यहाँ पर, अब ये NO2 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को SO2 को दे देगा। तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में, प्लस NO हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई क्रियाविधि। यानी यहाँ पर उत्प्रेरक क्या कर रहा है, उत्प्रेरक ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचा रहा है, SO2 तक। यही हो रहा है ना यहाँ पर। पहले उत्प्रेरक ने ऑक्सीजन से क्रिया की, माध्यमिक यौगिक NO2 बनाया, और ये NO2 ऑक्सीजन वापस किसको दे रहा है, SO2 को ऑक्सीजन दे देता है, और खुद पुनः बदल जाता है किसमें, NO में। समझ में आ गया ना सबको। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, विलियमसन सतत ईथरीकरण। ये अभिक्रिया का नाम है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के द्वारा ईथर का निर्माण होता है, किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से ईथर बनता है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल के दो अणु, H2SO4 यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है, बना लेते हैं डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर बन जाता है एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखें, इसकी क्रियाविधि देखें तो कैसे होती है अभिक्रिया। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक है H2SO4, ये पहले एक एल्कोहल के अणु से क्रिया करता है। एल्कोहल के एक अणु से क्रिया करेगा कौन, H2SO4, H2SO4, और क्या बनाएगा ये माध्यमिक यौगिक। कैसे बनेगा, देखो माध्यमिक यौगिक कैसे बनेगा, यहाँ से तो OH और यहाँ दो H हैं, तो यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, एक H इधर से, OH इधर से, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, और यहाँ क्या बच गया, C2H5। ठीक है, OH तो बाहर निकल गया, इस दर से H निकल गया, एक H बच गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा HSO4, C2H5HSO4 प्लस H2O, और ये बन गया यहाँ पर क्या, माध्यमिक यौगिक, बन गया माध्यमिक यौगिक। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, ये माध्यमिक यौगिक जो बना है C2H5HSO4, ये माध्यमिक यौगिक बना यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, दूसरे एल्कोहल के अणु से C2H5OH, एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु है, वो इससे क्रिया करेगा। अब वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से तो HSO4 और यहाँ से H, इसका H, इसका HSO4 क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा वापस, और क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5। प्लस H2SO4, उत्प्रेरक हमें वापस प्राप्त हो जाएगा और उत्पाद बन गया C2H5O C2H5। समझ में आ गई बात। तो यह है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, जो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को नहीं समझाता है, और इस सिद्धांत से यह भी पता नहीं चलता है कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष किस प्रकार
से उत्प्रेरक की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार उत्प्रेरक को प्रभावित करते हैं? हमने पढ़ा था ना, उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। क्यों उत्प्रेरक विष कार्य क्षमता को कम करते हैं, क्यों उत्प्रेरक वर्धक कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, इस बात को यह सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता है और ये विषमांगी उत्प्रेरण को भी नहीं समझाता। केवल किसको समझाता है? ये समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाता है। तो समझ में आ गया माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, बिल्कुल सरल सिद्धांत है। अभिकारक क्या करता है? उत्प्रेरक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है और फिर माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके उत्पाद बना देता है और उत्प्रेरक वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को दूसरा सिद्धांत एक्सप्लेन करता है, उसको देखेंगे। अब बात करेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की। और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया गया उसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? देखो, हमने पढ़ा है कि विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था असमान होती है और सामान्यतः उत्प्रेरक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ज़्यादातर अभिक्रियाएं देखेंगे, अधिकांश अभिक्रियाएं देखेंगे तो उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है और अभिकारक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है? अधिशोषित होता है और उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होने के पश्चात वहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है, उत्पाद बन जाता है और उत्पाद फिर वहाँ से हट जाता है, सतह से विशोषित हो जाता है। इस तरह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अब देखो, इस सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसको हम निम्न पदों में समझ सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स में देखें हम तो सबसे पहले क्या होता है? अभिकारक अपनी अधिक सांद्रता से उत्प्रेरक के सतह की तरफ क्या होता है? विसरित होता है। अभिकारक का उत्प्रेरक की तरफ विसरण होता है। विसरण जानते हैं ना सब? किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है? विसरण। तो अभिकारक अपनी अधिक सांद्रता से उत्प्रेरक की तरफ जाता है, विसरण होता है। फिर क्या होता है सेकेंड स्टेप में? जब अभिकारक उत्प्रेरक की तरफ चला जाएगा तो फिर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का क्या हो जाएगा? अधिशोषण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का क्या होता है? अधिशोषण हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। अधिशोषण होने के पश्चात क्या होता है? अभिकारक का जब अधिशोषण हो जाएगा उसके पश्चात अभिकारक अणु क्या करते हैं? सक्रियत संकर बनाते हैं। तो सक्रियत संकर का निर्माण होता है। सक्रियत संकर का निर्माण। उसके बाद में क्या होता है? ये जो सक्रियत संकर है ये बदल जाता है किसमें? उत्पाद में। सक्रियत संकर पता है ना हमें, ये उच्च ऊर्जा वाली अवस्था होती है, अस्थायी होती है और तुरंत किस में बदल जाती है? उत्पाद में बदल जाती है, जिसको संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। तो सक्रियत संकर से क्या बनता है? उत्पाद का निर्माण हो जाता है। उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाता है? उत्पाद का निर्माण। जब उत्पाद बन जाता है तो उत्पाद बनने के पश्चात वहाँ से क्या हो जाता है? विशोषित हो जाएगा। सतह से विशोषण होना। विशोषण और अधिशोषण पता है ना हमें? अधिशोषण का मतलब सतह पर जमा होना और विशोषण का मतलब सतह से हटना। तो उत्पाद का क्या होता है? विशोषण होता है और विशोषण के पश्चात फिर उत्पाद
वहाँ से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक की सतह से विशोषित हो जाएगा और वहाँ से उत्पाद फिर किधर चला जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चला जाएगा, यानी विसरण हो जाएगा। तो ये 6 स्टेप होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक विसरित होता है उत्प्रेरक की तरफ, फिर उत्प्रेरक की सतह पर उसका अधिशोषण होता है, उसके बाद वहाँ पर सक्रियत संकर बनता है, ये सक्रियत संकर उत्पाद बनाता है, फिर उत्पाद का विशोषण होता है, फिर उत्पाद का विसरण होता है। अब देखो इसको इस तरह समझें, ये क्या है, ये उत्प्रेरक है, ठीक है, और ये हैं उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताएं। ये क्या है, उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताएं। अब मान लेते हैं ये कोई अभिकारक है ए बी। ठीक, ये उत्प्रेरक की सतह की तरफ क्या हो रहा है, विसरित, अधिक सांद्रता से आ रहा है, उत्प्रेरक की तरफ जा रहा है। फिर इसका उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषण। अब ये उत्प्रेरक की सतह पर आकर के क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखोगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, अभिकारक उत्प्रेरक की तरफ विसरित होता है और फिर इस अभिकारक का उत्प्रेरक की सतह पर ये ए और ये बी, ये यहाँ पर ये जो मुक्त संयोजकता इनसे बंध बना करके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। तो अभिकारक का क्या होता है यहाँ पर, अधिशोषण। ठीक है, इस तरह अधिशोषण हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो अभिकारक है यहां क्या बनाएगा, सक्रियत संकर। क्या बनाएगा, सक्रियत संकर बना लेगा यहां पर उत्प्रेरक की सतह पर। अब ये अभिकारक यहाँ बना लेगा सक्रियत संकर। ये जो अभिकारक के अणु हैं ए बी, इनके बीच में बंध बनने लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया सक्रियत संकर। अब ये सक्रियत संकर किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। ठीक है, अब ये बदल जाएगा उत्पाद में। यहाँ पर ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ तो बन गया सक्रियत संकर और यह बन गया ये उत्पाद। अब ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया ना, ये ए बी, सॉरी। अब क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और सतह से क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा, चला जाएगा। अब एक और डायग्राम बना सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह से अभिकारक अणु क्या हो जाएगा, विशोषित हो जाएगा और विशोषण के पश्चात यहाँ से, अब ये यहाँ से ये बॉन्ड जो बना है ना, यहाँ से हट जाएगा। अब ये अलग हो जाएगा, ए बी, ये उत्पाद बन गया अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हट गया उत्पाद, विशोषण हो गया। अब यहाँ से हट करके चला जाएगा, विसरित हो जाएगा आगे की तरफ। तो यहाँ क्या हो गया, विशोषण हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, विशोषण हो गया। समझ में आ गया ना सबको। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये तो है उत्प्रेरक की सतह और ये है इसकी मुक्त संयोजकताएं, यानी मुक्त संयोजकताओं सहित उत्प्रेरक की सतह। ए प्लस बी क्या है, अभिकारक। ये अभिकारक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से किसकी तरफ आ रहे हैं, उत्प्रेरक की तरफ विसरित हो रहे हैं। फिर ये अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। ठीक,
फिर इन्होंने बना लिया सक्रियत संकर। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? सक्रियत संकर का निर्माण हो गया। ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने लग गया, यानी सक्रियत संकर बन गया। अब ये सक्रियत संकर किस में बदल गया? उत्पाद में। ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया ना, अब ये उत्पाद में बदल गया। अब यहाँ पर उत्पाद का विशोषण हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे, उत्पाद अलग हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से उत्पाद चला जाएगा दूसरी तरफ। अब ये सतह फिर फ्री हो गई, उत्पाद हट गया, सतह फ्री हो गई, तो फिर दोबारा से यहाँ पर अभिकारक आएगा, फिर वही प्रक्रिया होगी, फिर उत्पाद बन जाएगा, हट जाएगा, फिर उसी सतह पर वापस अभिकारक आएगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। यानी उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए पर्याप्त रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अभिक्रिया होगी, उत्पाद बन करके हट जाएगा, यह सतह मुक्त हो जाएगी बार बार, तो हमें बहुत अधिक उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस सिद्धांत से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए पर्याप्त रहती है। और क्यों रहती है इसका कारण समझ में आ गया सबको, ठीक है। दूसरी बात, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि क्यों कर देता है? विषमांगी उत्प्रेरण से हम उसको समझ सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर अभिकारक अणु आ गए, तो यहाँ पर जब अभिकारक के अणु आ गए तो बहुत सारे अभिकारक यहाँ पर अधिशोषित हो जाएंगे, यानी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी उत्प्रेरक की सतह पर। और हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जब यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, दूसरे तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का अधिशोषण होता है तो अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है। हमने पढ़ा है ना कि गैस का जब ठोस की सतह पर अधिशोषण होता है या जब अधिशोषण होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है। अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो यहाँ ऊष्मा मुक्त होगी और वह ऊष्मा क्या होगी? सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देगी। सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। और यहाँ से तो ऊर्जा मुक्त होगी और अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होगी, जो अधिशोषण एंथैल्पी प्राप्त होगी, वो सक्रियण ऊर्जा के रूप में काम आ जाएगी, सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देगी, ठीक है। इसीलिए अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। इससे हम ये भी बता सकते हैं, ये बात भी स्पष्ट होती है कि उत्प्रेरक विष अभिक्रिया, उत्प्रेरक विष, इससे यह बात भी स्पष्ट होती है या इस बात को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्षमता को क्यों घटा देते हैं। देखो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, ये जो मुक्त संयोजकताएं हैं इन पर आकर के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। जब इन पर आकर के बंध बना लेंगे उत्प्रेरक विष तो मुक्त संयोजकताएं घट जाएंगी, जिससे अभिकारक के अणु यहाँ पर अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। और जब अभिकारक अधिशोषित नहीं हो पाएगा तो अभिक्रिया में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक क्यों उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं? क्योंकि उत्प्रेरक वर्धक ये जो मुक्त संयोजकताएं हैं इनकी संख्या को बढ़ा देते हैं। मुक्त संयोजकताओं की संख्या को बढ़ा देंगे उत्प्रेरक की सतह पर, जिसके कारण उत्प्रेरक की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो विषमांगी उत्प्रेरण से ज़्यादातर बातें क्या हो रही हैं? स्पष्ट हो रही हैं, एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ठीक। समझ में आ गया विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने बताया आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें तो सब कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में।